नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर आज हम एक नया एमसीक्यू वीडियो लेके आए हैं। एचएसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीआरपीएफ एमपीसीएचओ एग्जाम्स इन फ्यूचर कैरिड आउट होने वाले हैं। इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ स्मार्टली शॉर्ट एमसीक्यूज जिनको विद रैशनल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ताकि इन फ्यूचर ये जो एग्जाम कैरिड आउट होंगे उनमें आपको मैक्सिमम फायदा हो सके। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यू की। क्लासिक सिम्टम ऑफ डीवीटी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। क्वेश्चन को समझना है। क्लासिक सिम्टम पूछा है डीवीटी का, सबको सब है, इंक्लूड ऑल का मतलब हो गया यहाँ पे सारे है इसके अंदर इंक्लूड, एक्सेप्ट वन एक को छोड़ के। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, जब एक्सेप्ट किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है तो 3 आंसर करेक्ट होते हैं, एक गलत होता है, तो आपको गलत वाला चूज करना है कि कौन सा इसका सिम्टम नहीं है। ऑप्शन लिखे हुए मसल पेन, होमान साइन, स्वेलिंग एंड रेडनेस, 4 ऑप्शन यहाँ पे है। डीवीटी होता है डीप वैन थ्रोम्बोसिस, द फुल फॉर्म ऑफ डीवीटी इज डीप वैन थ्रोम्बोसिस। डीप वैन जब थ्रोम्बोसिस होती है, डीप वैन थ्रोम्बोसिस जब होती है, तो जो डीपर वेसल होती है ना, जो ब्लड वेसल जो टिश्यू के अंदर डीप में है, उसके अंदर फॉर्मेशन हुआ है थ्रोम्बस का। और जब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ तो वैन क्या करती है, ब्लड को वापस लेके जाती है हार्ट की तरफ। अपना जो हार्ट होता है उसकी तरफ ब्लड को ले जाने का काम करती है वैन। वैन का काम होता है कि हार्ट की तरफ ब्लड को ले जाना। और जब हार्ट की तरफ वैन ब्लड को ले जाने की कोशिश करती है, उस वैन के अंदर क्या हो गया है, थ्रोम्बस बन गया है। जब उस वैन के अंदर थ्रोम्बस बना है तो जो ब्लड है वो ब्लड पेरिफेरल एरिया के अंदर इकट्ठा होगा, ब्लड यहीं इकट्ठा होगा। ये जो ब्लड है ये ब्लड उधर नहीं जा पाएगा। जब ये ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से वहां की जो आसपास की जो मांसपेशी है, मसल्स है, टिश्यू है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे वीनस ब्लड ज्यादा है। तो उसकी वजह से वहां की मसल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेन। तो डेफिनेटली मस्कुलर पेन देखने को मिलता है डीवीटी के अंदर। डीवीटी के अंदर जहां पे ब्लड इकट्ठा हुआ है पेरिफेरल एरिया में ज्यादातर, और वो लेग वाला एरिया होता है, उस लेग वाले एरिया में जो काफ मसल होती है, उसको हम जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के उसके लेग को 90 डिग्री पे एलिवेट करते हैं, तो उसकी जो काफ मसल होती है, उस काफ मसल के अंदर उसको पेन का फीलिंग होता है। ये पेन की फीलिंग जो होती है वो पॉजिटिव होमान साइन कहलाती है। पॉजिटिव होमान साइन जो होता है, होमान साइन का पॉजिटिव होना डीप वैन थ्रोम्बोसिस को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये भी डीवीटी का सिम्टम होता है। और पेरिफेरल एरिया में ब्लड के इकट्ठा होने की वजह से वहां पे उस एरिया के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, तो स्वेलिंग भी उसका एक इंपॉर्टेंट क्लासिकल साइन होता है। लेकिन ये डीप वैन के अंदर प्रॉब्लम है, इसकी वजह से रेडनेस वहां पे नहीं देखने को मिलेगी। क्या नहीं देखने को मिलेगी, रेडनेस। तो डी यहाँ पे आंसर जो है वो करेक्ट होएगा, क्योंकि ये डीवीटी का साइन नहीं होती है। रेडनेस ज्यादातर जो होता है वो सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस होती है, उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो होती है या फ्लेबाइटिस जो होती है वो एक कॉम्प्लिकेशन है कैन्युला का, है ना। जब अपन आईवी कैनुला पेरिफेरल लाइन लगाते हैं तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन है फ्लेबाइटिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो ये रेडनेस जो होता है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। तो बहुत क्लियर लाइन है यहाँ पे। क्लासिक सिम्टम जो डीवीटी के होते हैं वो मसल पेन, प्रेजेंस ऑफ होमान साइन एंड स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड लिम्ब, ये 3 तो क्लासिक साइन है डीवीटी के, ए बी और सी। लेकिन डी जो साइन है ना, मिड काफ पेन, टेंडरनेस एंड रेडनेस जो होती है वो ज्यादातर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज रेडनेस। एक्सेप्ट का क्वेश्चन था, इसलिए डी जो है वो करेक्ट आंसर है। हाउ ए नर्स विल टीच ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर पेशेंट विद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, ब्रोंक्योल इज द रेस्पिरेटरी पाथवे, और उसका इन्फ्लामेशन ब्रोंकाइटिस जो कि क्रोनिक टाइप का हो गया, ज्यादातर स्मोकर मरीज में होता है। उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज टीच कर रही है, तो किस तरह की एक्सरसाइज टीच करेगी, चेस्ट ब्रीदिंग, यूज डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग, यूज ओपन माउथ ब्रीदिंग, यूज डीप इनहेलेशन ब्रीदिंग, है ना। आप एज ए नर्स जो है वो टीच कर रहे हैं किसी पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और पेशेंट किससे सफर कर रहा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से। तो आप उसको किस तरह की एक्सरसाइज जो है वो सजेस्ट करेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग, डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग, ओपन माउथ ब्रीदिंग या डीप इनहेलेशन ब्रीदिंग। तो देखिएगा, जो पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के रहते हैं जिनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं उनको ज्यादातर मेजर रेस्पिरेटरी मसल डायफ्राम होती है,
तो उनको डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग जो है वो सबसे ज्यादा मदद करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग जो है इन मरीजों को सबसे ज्यादा मदद करेगी। तो वी हैव टू सजेस्ट देम डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग। क्या होती है डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग? तो डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग में देखिएगा, पेशेंट जो होता है वो पहले इनहेल करता है, डीप इनहेल करता है। जब वो इनहेल करेगा तो उसकी रिब्स जो होती है वो अपवर्ड मूव करती है और आउटवर्ड मूव करती है, और उसके डायफ्राम जो होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है। डायफ्राम जब नीचे की तरफ मूव करेगा और रिब्स जब अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगी, तो उसकी वजह से जो लंग्स है वो फुली एक्सपांड हो जाएंगे। लंग्स क्या हो जाएंगे, फुली एक्सपांड हो जाएंगे। इनहेल करेगा पेशेंट, रिप्स अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगी और डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा, जिससे लंग्स जो होते हैं वो फुली एक्सपांड हो जाते हैं। फिर पेशेंट एक्सेल करता है, पहले पेशेंट ने इनहेल किया, फिर क्या करेगा, एक्सेल। जब वो एक्सेल करेगा तो डायफ्राम जो है वापस राइज होगा, जो डायफ्राम नीचे की तरफ गया था वापस ऊपर की तरफ आएगा, राइज होएगा, और रिप्स जो होती है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करेगी वापस। जब इस तरीके से करेगी तो जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो वापस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक बार लंग एक्सपांड होंगे, फिर वॉल्यूम कम होगा, फिर एक्सपांड होंगे, फिर कम होगा। इस तरह से करने पे उस पेशेंट को इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती है वो लंग्स को खाली करने में मदद करती है। और जब लंग्स खाली होगा तो उस पेशेंट को जो है रेस्पिरेशन लेना या सांस लेना या ब्रीदिंग लेना जो है वो इजी हो जाएगा। तो डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग इन मरीजों को मदद करती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीजों को, ताकि उनमें गैस एक्सचेंज इजी हो जाए, उनमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन इजी हो जाए, और उनको जो है बॉडी के अंदर जो क्रोनिक टाइप का हाइपोक्सिया चलता है उससे रिलीव हो जाए, और पेशेंट जो है उसके सिम्टम जो है वो रिवर्ट हो जाए। एक नर्स जो है वो टेकिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सी मस्ट बी अवेयर दैट वीनस एम्बोलाई विल लॉज्ड इन। मरीज डीप वेन थ्रोम्बोसिस का है और उस मरीज को टेक केयर दे रही है नर्स, है ना। उस नर्स को अवेयर होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि जो वीनस एम्बोलाई है, वीनस एम्बोलाई देखो, एक तो होता है थ्रोम्बस, दूसरा हो गया एम्बोलाई। तो जो थ्रोम्बस है वो तो वैन के अंदर लॉज्ड है, मतलब वैन के अंदर पड़ा हुआ है थ्रोम्बस। वो थ्रोम्बस वहां से जब मूव करता है, थ्रोम्बस क्या कर देता है, अगर मूव कर जाता है तो मूव करके वो थ्रोम्बस क्या बन जाता है, एम्बोलाई बन जाता है ना। थ्रोम्बस जब मूविंग थ्रोम्बस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलाई। तो ये एम्बोलाई बन गया। अब अगर वैन में से थ्रोम्बस ने मूव कर गया और मूव करके वो चल रहा है, तो कहीं भी जाके वो लॉज हो सकता है। लॉज मतलब रुकावट पैदा कर सकता है, कहीं भी जाके रुक सकता है। तो ये कहाँ पे जाके रुकता है इस चीज के लिए आप अवेयर रहेंगे, मतलब वहां जाके रुक गया तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। ऑप्शन है हार्ट, लंग्स, लिवर और ब्रेन, और बहुत सही, बिल्कुल कई लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इट्स बी, दैट इज लंग्स। क्या होगा, लंग्स। और लंग्स के अंदर इसका जाके रुक जाना, लंग्स के अंदर इसका जाके एम्बोलाई का रुक जाना, पल्मोनरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, पल्मोनरी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, क्या कहेंगे हम उसको, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है वो जानलेवा है, मरीज के लिए बहुत ही जानलेवा है। इसमें सीवियर चेस्ट पेन होता है ना, सीवियर चेस्ट पेन फीलिंग होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, मरीज जो है अनेबल होता है ब्रीदिंग लेने में, डिस्निया होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है ना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन जाता है। वो थ्रोम्बस जो है एम्बोलाई बन के जाके लंग्स के अंदर पल्मोनरी एम्बोलिज्म बनता है, और उसकी वजह से जो है वहां पे रेस्पिरेशन जो है डिफिकल्टी होती है, सीवियर चेस्ट पेन होता है पेशेंट को। तो लंग्स जो है वो उसके प्रति हम अवेयर रहेंगे, वहां पे जाके नहीं वो लॉज हो जाए। क्वेश्चन है कंजक्टाइवल जीरोसिस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। कंजक्टाइवल जीरोसिस जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कंजक्टाइवल जीरोसिस? ऑप्शन है विटामिन ए की डेफिशिएंसी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। कंजक्टाइवल जीरोसिस क्या होता है, कंजक्टाइवल जीरोसिस का मतलब होता है जो कंजक्टाइवा पार्ट होता है अपना आई का, वहां से सिक्रीशंस जो है वो कम हो जाना, है ना। कंजक्टाइवा से सिक्रीशंस का कम हो जाना, कंजक्टाइवा का ड्राई हो जाना, है ना, ड्राई हो जाना, ये कंजक्टाइवल जीरोसिस कहलाता है। जिसके होने के जो मोस्ट कॉमन कोजेज रहते हैं, है ना, कंजक्टाइवल जीरोसिस को और डिफाइन करें अपन तो ड्राइनेस ऑफ द आई सरफेस का ड्राइनेस हो जाना, और किसकी वजह से, डेफिशिएंसी हो जाना टीयर्स की और कंजक्टाइवल सिक्रीशंस की। कंजक्टाइवा में जो सिक्रीशंस है वो कम हो गए हैं, टीयर्स आना कम हो गए हैं, वहां से डेफिनेटली आई के सिक्रीशंस नहीं हो पा रहे, इसको बोलते हैं कंजक्टाइवल जीरोसिस। जीरोसिस का मतलब है ड्राइनेस, और किसका ड्राइनेस, आई की सरफेसेस का। क्यों हो जाता है, विटामिन में बात करें, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। विटामिन में बात करें तो मोस्ट कॉमन कारण रहता है इसका विटामिन ए की डेफिशिएंसी। विटामिन में बात करें तो मोस्ट कॉमन कारण है विटामिन ए की
डेफिशिएंसी। इसके अलावा ट्रोमा या कोई इंडिविजुअल जो आई को क्लोज नहीं कर पाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो है ही, इसके अलावा ट्रोमा या कोई ऐसी कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल जो है वो आईलिड्स को क्या नहीं कर पाता है, कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाता है। हैव यू हर्ड एनी कंडीशन जिसमें इंडिविजुअल आईलिड को क्लोज नहीं कर पाता, ऐसी कोई कंडीशन आपको पता हो? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल जो है अपनी आईलिड को कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाता है? एनीवन? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आईलिड को कंप्लीटली क्लोज नहीं कर पाता, ऐसी कंडीशन होती है बेल्स पाल्सी। क्या होती है? बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी। एक साइड का जो फेस होता है वो पेशेंट का पैरालाइज हो जाता है, उसकी वजह से जिस साइड में पैरालाइज है उस साइड की आई जो है उसको इंडिविजुअल क्लोज नहीं कर पाता, बंद नहीं कर पाता, उसको बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी, सेवंथ क्रेनियल नर्व का पैरालाइसिस, है ना, फेशियल पाल्सी बोलो या सेवंथ क्रेनियल नर्व का पैरालाइसिस बोलो, ये कंडीशन होती है। और उसमें इंडिविजुअल जो होता है वो आईलिड को क्लोज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ए, कंजक्टाइवल जीरोसिस जो होता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक पेशेंट है जिसको गाउट हो गया है, गाउट, है ना, गाउट हो गया है, तो कौन से तरह का डाइट पेशेंट जो है वो लेगा, है ना, फॉलो करेगा? हाई कैल्शियम, लो प्यूरिन, पोटेशियम मॉडिफाइड और रीनल डाइट। बहुत अच्छे, इजी क्वेश्चन है। गाउट हो गया है, गाउट जो होता है वो जॉइंट्स की एक बीमारी है। जब बॉडी के अंदर प्यूरिन नाम का प्रोटीन जो होता है, प्यूरिन, है ना, प्यूरिन जो है एक एमाइनो एसिड है, प्रोटीन का एक टाइप्स है प्यूरिन। प्यूरिन जो है इसका लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है, प्यूरिन प्रोटीन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, तो ये प्यूरिन जो होता है ये कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड के अंदर। प्यूरिन जब बॉडी में ज्यादा होगा तो बॉडी में ज्यादा बनेगा क्या? यूरिक एसिड। क्या ज्यादा बनेगा? यूरिक एसिड। प्यूरिन जब ज्यादा होगा तो बॉडी में क्या ज्यादा बनेगा? यूरिक एसिड। में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा बनना हाइपर यूरिसीमिया कहलाता है। जब यूरिक एसिड ज्यादा होगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया कहलाता है ना। देखो प्यूरिन तो डाइट के अंदर था, जैसे ज्यादातर मीट वगैरह लेते हैं ना, जो है नॉनवेज डाइट जब लेते हैं स्पेशली मीट वगैरह, उसके अंदर प्यूरिन ज्यादा होता है। ये प्यूरिन जब बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, प्यूरिन एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये प्यूरिन जब टूटता है, प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होता है ना, मतलब प्यूरिन इज नॉट ए नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, प्यूरिन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रखता है ये अपने अंदर। और ये प्यूरिन जब टूटता है तो क्या बनता है? यूरिक एसिड। और जब यूरिक एसिड बॉडी में नॉर्मल से नॉर्मल लेवल होता है यूरिक एसिड का, उससे जब ये ज्यादा होता है तो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर यूरिसीमिया। ये जो हाइपर यूरिसीमिया बॉडी में होता है, यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है, ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के सेल और टिश्यू के अंदर, और वो वहां पे क्रिस्टल फॉर्म करता है, और जाके स्मॉल जॉइंट्स के अंदर, हाइपर यूरिसीमिया जब रहता है तो यूरिक एसिड जाके स्मॉल जॉइंट जो होते हैं उसके अंदर डिपॉजिट होता है। स्मॉल जॉइंट स्पेशली जो ग्रेट टो का जॉइंट होता है, ग्रेट टो, है ना, उसके जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होता है, और वहां पे टॉफी फॉर्मेशन करता है, टॉफी, है ना, वहां पे टॉफी फॉर्मेशन करता है। और ये कंडीशन में वो जो जॉइंट है ग्रे टो का वो रेड हो जाता है, स्वेलन हो जाता है और पेनफुल होता है। कंडीशन कहलाती है गाउट या गाउटी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कोज होता है। और इसका इलाज क्या रहेगा? अगर इसका कारण प्यूरिन के ज्यादा लेने की वजह से है तो डाइट में हम उसको सजेस्ट करेंगे कि उसको प्यूरिन कम लेना चाहिए। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लो प्यूरिन डाइट। अगर आप प्यूरिन कम लेंगे तो यूरिक एसिड कम बनेगा, तो हाइपर यूरिसीमिया नहीं होगा, तो स्मॉल जॉइंट में जाके ये ग्रेट टो में जाके डिपॉजिट नहीं होगा, तो ग्रेट टो में टॉफी फॉर्मेशन नहीं होगा, क्रिस्टल नहीं बनेंगे, तो वहां पे स्वेलिंग अपना आप कम हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो रिवर्ट हो जाएगा डाइटरी मैनेजमेंट से। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो एंटी गाउट ट्रीटमेंट होता है। एलोप्यूरिनोल जो है वो दवाई वहां पे काम में ली जाती है हाइपर यूरिसीमिया के ट्रीटमेंट के अंदर। हेवर्शियन कैनाल आर फाउंड इन, बहुत ही इजी और मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। हेवर्शियन कैनाल कहाँ पे पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है हेवर्शियन कैनाल? हेवर्शियन कैनाल जो होती है वो स्मॉल ब्लड वेसल कंटेनिंग कैनाल होती है, जो स्पेशली पाई जाती है इन इन ए organ और इन ए बॉडी पार्ट दैट इज नोन एज बोन्स। बहुत ही अच्छा, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, ए इज द करेक्ट वन। हेवर्शियन कैनाल जो है वो कहाँ पाई जाती है? बोन के अंदर। डायरेक्ट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। हेवर्शियन कैनाल कहाँ पाई जाती है? जवाब है बोन्स के अंदर। न ब्रेन, न किडनी, न लंग्स, इज फाउंड इन बोन।
हीट का रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ लोकेटेड होता है? हीट रेगुलेटिंग सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर बोलो या हीट रेगुलेटिंग सेंटर बोलो, आई थिंक विदाउट ऑप्शन आप इसका जवाब देने में सक्षम है कि जब हीट का रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ पाया जाता है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। इट्स फाउंड इन thalamus? No, it's not found in thalamus. Hypothalamus is the correct one. Medulla oblongata and cerebrum, these all are the part of central nervous system, और especially the part of central nervous system is the brain. तो ये brain के part है सारे के सारे। सेरिब्रम जो है वो पार्ट है फोर ब्रेन का, और सेरिब्रम का काम होता है ज्यादातर सारे के सारे बॉडी के जो है सेंसरी और मोटार फंक्शन को कैरिड आउट कराना विद द हेल्प ऑफ सेंसरी और मोटार एरियाज, है ना। सबसे बड़ा ब्रेन होता है सेरिब्रम, और उसमें मोटार एरिया जो होते हैं वो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। सारी स्केलेटल मसल का मूवमेंट कराते हैं, स्पीच की मसल का मूवमेंट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रोकाज एरिया, और बाकी स्केलेटल मसल का मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मोटार एरिया। इसके अलावा सेरिब्रम के अंदर सेंसरी एरिया पाए जाते हैं, है ना, जो ऑल्फैक्टरी सेंस कराने का काम, ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, गस्टेटरी एरिया, सोमेटोसेंसरी एरिया, विजुअल एरिया, ये सारे के सारे सेंसरी एरिया सेंस कराने का काम भी करते हैं। तो ये सेरिब्रम के काम होते हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा जो होता है इसमें वाइटल सेंटर पाए जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्सेस सेंटर, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स, वो सारे मेडुला ओब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। हिंड ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा। तो फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, हिंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा। फोर ब्रेन का ही दूसरे पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों ही। थैलेमस जो होता है उसको रिले स्टेशन के नाम से जानते हैं, सारे सेंसरी इनपुट जो है उसको कलेक्ट करके अपने कंसर्न एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो ये तीनों एरिया तो हीट का रेगुलेशन नहीं करते हैं। हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे पाया जाता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मल्टीपल फंक्शन है हाइपोथैलेमस के। उन मल्टीपल फंक्शन में एक फंक्शन है कि इसके अंदर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर पाया जाता है, हीट को रेगुलेट करने का काम करता है बाय टू प्रोसेस, स्वेटिंग एंड सिवरिंग। इन दो प्रोसेस के द्वारा हाइपोथैलेमस जो है टेम्परेचर का रेगुलेट करता है ना, दो तरीकों के द्वारा। एक तो जब बॉडी में हीट बढ़ जाए तो स्वेटिंग करा देता है, जब बॉडी में हीट बढ़ जाए तो स्वेटिंग कराता है, और जब एनवायरमेंट कूल हो और बॉडी से हीट का लॉस कराता है तो बॉडी में सिवरिंग कराता है। तो स्वेटिंग और सिवरिंग के द्वारा होम्योस्टेसिस करके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मिट्रल सेल आर प्रेजेंट इन, मिट्रल सेल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? मिट्रल सेल किडनी के अंदर, मिट्रल वॉल के अंदर, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के अंदर, ऑप्टिक नर्व के अंदर। मिट्रल सेल जो होती है, मिट्रल सेल, मिट्रल सेल जो होती है वो स्पेशल एक तरह के न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का ही एक तरह का न्यूरॉन होता है, और ये न्यूरॉन जो है वो स्पेशली पाया जाता है ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट के अंदर, है ना। ऑल फैक्ट्री जो होता है वो स्मेल से संबंधित है, उस ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट के अंदर पाया जाता है मिट्रल सेल, है ना। तो मिट्रल सेल जो होती है वो न्यूरॉन है एक तरह का, और ऑल फैक्ट्री सिस्टम का ये पार्ट है। और ये जो मिट्रल सेल होती है ना, इसका पाथ, इसका जो ट्रैक्ट रहेगा वो कौन सा ट्रैक्ट है? ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट, मिट्रल सेल कहाँ पाई जाती है? ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट में, एक तरह का न्यूरॉन है जो कि पार्ट है ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट का। ये लोकेटेड रहता है ऑल फैक्ट्री बल्ब के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैमिलियन के अंदर ऑल फैक्ट्री बल्ब के अंदर पाया जाता है ना। तो सीधा सवाल था मिट्रल सेल कहाँ पाई जाती है, जवाब है ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट। सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई, आई की सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर कौन सी होती है? आई की सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर कौन सी होती है? ऑप्शन है कॉर्निया, रेटाइना, स्क्लेरोटिक आइरिस। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अपनी आई जो होती है उसकी सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर कौन सी होती है? आई की सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर जो है वो रेटाइना को बोला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, एक्सीलेंट। बी इज द करेक्ट वन, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रेटाइना इज द सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई, है ना। सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर ऑफ आई इज नोन एज रेटाइना। रेटाइना को आई की सेंसिटिव पिगमेंटेड लेयर के नाम से जानते हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रेटाइना के बारे में हम बात करें तो एक इनर मोस्ट लेयर है आई की सबसे इनर मोस्ट लेयर रेटाइना होती है, और ये लाइट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और जो फिल्म होती है उसमें कैमरा जैसे काम करता है। फिल्म, कैमरे के अंदर जो फिल्म काम करती है आई के लिए भी ऐसे ही काम करती है। अपना आंख भी एक तरह का कैमरा है, और उस नॉर्मल कैमरे में जो फिल्म होती है वो जैसे काम करती है, वैसे रेटाइना अपने आंख के अंदर के आंख वाले कैमरे के अंदर फिल्म की तरह काम करती है। तो इट एक्ट एज ए फिल्म ऑफ ए कैमरा। सेंसिटिव, लाइट से बहुत सेंसिटिव होती है। आपने देखा होगा फिल्म जो होती है कैमरे की, लाइट पाके वो फिल्म जो है वो खराब हो जाती है।
लाइट के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। इनर मोस्ट लेयर है आई की रेटाइना, विजन के लिए हेल्पफुल ऑर्गन है आई का, जो विजन में मदद करता है। द निसल ग्रेन्यूल्स ऑफ नर्व सेल आर मेडअप ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निसल ग्रेन्यूल्स किससे बने होते हैं, किससे मेडअप होते हैं? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन, है ना। यहाँ तो हल्का सा कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा जाता है, लेकिन पूछा क्या गया इस पे अपन फोकस नहीं करते हैं। सवाल ने पूछा है निसल्स ग्रेन्यूल सेल ऑफ नर्व सेल आर मेड अप ऑफ, ये किससे बनी होती है, और एक सवाल बनता है ये क्या बनाता है। दोनों सवाल अलग अलग होते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स किससे बने होते हैं, तब तो जवाब होता है राइबोसोम्स एंड रफ ईआर। निसल्स ग्रेन्यूल्स किससे बने होते हैं, तब तो जवाब होता है राइबोसोम्स एंड रफ ईआर, है ना। रफ ईआर, एंडोथेलियम रेटिकुलम, रेटिकुलोसाइट्स। और ये क्या बनाते हैं, तो जवाब होता है प्रोटीन। निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये किससे मेडअप होते हैं, राइबोसोम्स एंड रफ ईआर। तो निसल्स ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज ग्रेनुलर बॉडी है जो फाउंड होती है न्यूरॉन में, और ये किससे बने होते हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर इसको हम कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ में फ्री राइबोसोम्स, उसके साथ में फ्री राइबोसोम्स, है ना। तो फ्री राइबोसोम्स एंड रफ ईआर से तो ये बने हुए होते हैं, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये बनाते क्या है, तो प्रोटीन। ये दो अलग अलग आंसर है। खुद किसके बने होते हैं, राइबोसोम्स एंड रफ ईआर के, और बनाते क्या है, प्रोटीन। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ये दो बातें याद रखनी है आपको। ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था, कई बार पूछा हुआ सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप सबसे पहले डिस्कवर्ड करने का श्रेय किसको जाता है, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, बहुत ही शानदार। कार्ल लैंडस्टीनर इज द साइंटिस्ट विद डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर। रॉबर्ट कोच जो है उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, है ना, जो कोज करता है एक बीमारी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसका डिस्कवरी जाता है रॉबर्ट कोच को। पॉल एहरिल्च जो होते हैं, इन भाई साहब ने डिस्कवर किया था फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिप्लिस। सिप्लिस का प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट जो है उसको डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है, पॉल एहरिल्च को। और ये जो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है। पॉल एरिल्स फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ सिप्लिस। कार्ल लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप एबीओ एंड आरएच, ये जो ग्रुपिंग सिस्टम है इसको डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस का, एबीओ एंड आरएच दो तरह का ब्लड ग्रुप होता है। जैसे अपना ब्लड ग्रुप मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव में ए जो है वो एबीओ सिस्टम का ए है, और नेगेटिव मतलब आरएच फैक्टर एब्सेंट है, ये ए नेगेटिव। इस तरीके से एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया। Which of the following statement by the client to the nurse indicate a risk factor for CAD? CAD is the coronary artery disease. कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मरीज को रिस्क फैक्टर पे रखता है सीएडी के, मतलब मरीज कह रहा है ये, तो हम कहते हैं हाँ इससे तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क फैक्टर, आई एक्सरसाइज एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन मैं कसरत करता हूँ। माय फादर डाइड ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस से पिताजी की मौत हुई। माय कोलेस्ट्रॉल इज 180, मेरा कोलेस्ट्रॉल है। और आई स्मोक 1.5 पैक ऑफ सिगरेट पर डे। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, अपना जो हार्ट है, हार्ट से निकलता है एओर्टा, और एओर्टा जो है वो बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है। इस एओर्टा की एक ब्रांच होती है कोरोनरी आर्टरी, जो खुद हार्ट को सप्लाई करती है। अब क्या होता है कि इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो बीमारी होती है वो ज्यादातर इसके अंदर थ्रोम्बस बन जाता है। कोरोनरी आर्टरी में क्या बन जाता है, थ्रोम्बस, इसको हम ब्लॉकेज कहते हैं। और इसमें थ्रोम्बस या तो इसकी मेन ब्रांच में या इसकी बाकी ब्रांच में, तीन इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है जो हार्ट को एंटीरियर और पोस्टीरियर और मिडिल साइड में सप्लाई करती है। उसकी ब्रांच के अंदर अगर कोई थ्रोम्बस बन जाता है, रुकावट आ जाती है, तो आगे हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, और ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो सीवियर चेस्ट पेन होता है और मरीज को मायोकार्डियल इंफाक्शन, एमआई का अटैक आता है या एंजाइना होता है। ये सब कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। तो ये जो थ्रोम्बस है इसके बनने की संभावना तब होती है जब मरीज बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर जो है मरीज जो है वो सिगरेट स्मोकिंग करता है, उसमें क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है, और उसकी वजह से आरबीसी के नंबर बॉडी में ज्यादा होते हैं और ब्लड जोड़ा थिक हो जाता है, और उसकी वजह से थ्रोम्बस बन जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल सही लोगों ने सही आंसर दिया है। 150 पैक ऑफ सिगरेट अगर आदमी पर डे पिएगा तो उसके अंदर थ्रोम्बस बनने की संभावना और उससे उसको
ब्रोंकाइटिस होने की, ये सीएडी होने की संभावना होती है, क्रोनिक आर्टरी डिजीज है कि नहीं है, थ्रोम्बस बनने की संभावना होती है। कोलेस्ट्रॉल 180 तो 150 टू 200 जो है वो नॉर्मल वैल्यू है कोलेस्ट्रॉल की, तो 180 जो है ये नॉर्मल वैल्यू है कोलेस्ट्रॉल की। माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी जो होती है उसमें एसिटाइल कोलिन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, इसका संबंध जो है वो थ्रोम्बस बनने से नहीं है, इसलिए ये बीमारी वो नहीं है। और हर दूसरे दिन एक्सरसाइज करना ये नॉर्मल हेल्थ के लिए जरूरी है, ये कोई बीमारी कोज नहीं करेगा। तो ए बी और सी यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं बनेंगे, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1.5 सिगरेट पर डे कैन कोज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कॉस्मोल्स ब्रीदिंग आज एसोसिएटेड विद, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट क्वेश्चन है। कॉस्मोल्स ब्रीदिंग या कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन जो होता है तब जब बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन बढ़ जाती है, निमोनिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कार्डियक अरेस्ट और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कॉस्मोल्स ब्रीदिंग या कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन जो है उन मरीजों में देखने को मिलता है जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कीटोएसिडोसिस जो है वो डायबिटिक वाले मरीजों में, हाइपरग्लाइसीमिया का एक कॉम्प्लिकेशन है ना, कंटिन्यू जो है मरीज में हाइपरग्लाइसीमिया अगर रहता है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, तो फैट वहां पे टूटता है, और फैट जब भी टूटता है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कीटोन या कीटोन, तो कीटोन बोल दो या एसीटोन बोल दो। कीटोन और एसिडोन जब बॉडी में बढ़ते हैं तो ये एसिडोसिस करते हैं, इसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं। ऐसा डायबिटीज के मरीज में होता है, और ये कंडीशन जब होती है मरीज में तो उसमें एयर हंगरनेस देखने को मिलती है, कॉस्मोल्स रेस्पिरेशन होता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लंग जो है वो बड़े हुए एसिड को बाहर निकालने के लिए कंपनसेट करता है, और उस कंडीशन में कॉस्मोल्स ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, एयर हंगरनेस वाली ब्रीदिंग कहते हैं। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फियोक्रोमोसाइटोमा किसके साथ में एसोसिएटेड है? फियोक्रोमोसाइटोमा जो है वो बीमारी किसके साथ में एसोसिएटेड है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एड्रिनल ग्लैंड पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेकंड वन, पैनक्रियाज और थायराइड ग्लैंड। फियोक्रोमोसाइटोमा, पीसीसी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीसीसी, फियोक्रोमोसाइटोमा, पीसीसी। पीसीसी जो है एक हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है ना, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बनता है। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के टॉप वाली जगह पे, टॉप ऑफ द किडनी पाई जाती है, नंबर में 2 होती है क्योंकि 2 ही किडनी होती है। उस टॉप ऑफ की किडनी के अंदर जो है स्मॉल ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड इसको कहते हैं। और उस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर बनता है जो कि हार्मोन सिक्रेट करता है, उस ट्यूमर सिक्रेटिंग हार्मोन को फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। ज्यादातर ये यंग एज के लोगों को, 20 से 50 साल के लोगों को जो है ये ट्यूमर होने की संभावना होती है। बाकी ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन हमने एक एवरेज एज ग्रुप बताया कि इस एज के लोगों में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। जिन लोगों में ये ट्यूमर होता है उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत स्वेटिंग होती है, हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज होती है, और उन मरीजों को लगातार हेडेक रहता है। ये फियोक्रोमोसाइटोमा के जो है वो क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं। ये जो ट्यूमर होता है वो ज्यादातर बेनाइन होता है, मैलिग्नेंट नहीं होता है, ये ऑलवेज बेनाइन। बेनाइन वो ट्यूमर होता है जो मेटास्टेसिक नहीं होता है, जिसकी स्प्रेडिंग नहीं होती है, जो लोकल होता है, एक ही जगह पे रहता है, उसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। ये प्यूबोक्रोमोसाइटोमा जो है वो बीमारी का इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए बेस्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो 24 आवर्स यूरिन का कलेक्शन करके उसमें कैटाकोलामिन्स जो है उसका लेवल चेक करते हैं, है ना। 24 आवर्स का यूरिन जो है उसको कलेक्ट करते हैं स्पेशल यूरिन कंटेनर के अंदर, और स्मॉल अमाउंट को प्रिजर्व करके, और उसके अंदर कैटाकोलामिन्स का लेवल चेक किया जाता है, जिससे ये बीमारी डायग्नोस होती है। बीमारी का नाम है फियोक्रोमोसाइटोमा। कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड, ए इज द करेक्ट वन। वेबर टेस्ट इज डन टू डायग्नोस, वेबर टेस्ट किसके डायग्नोसिस में मदद करते हैं, किसके डायग्नोसिस के लिए काम में लिया जाता है? तो वेबर टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ आई प्रॉब्लम, हियरिंग लॉस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और कार्डियक प्रॉब्लम, है ना। आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन, हर एक आदमी जवाब दे सकता है। वेबर और राय ने 2 टेस्ट होता है, और दोनों टेस्ट किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया, हियरिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? हियरिंग से संबंधित है। राइने टेस्ट को कभी डिटेल से पढ़ेंगे। वेबर टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ट्यूनिंग फोक काम में लिया जाता है, उसको साउंड देके हेड के बीचों बीच रखा जाता है ना, इंडिविजुअल का हेड है, ट्यूनिंग फोक को हेड, इस तरह का ट्यूनिंग फोक होता है, और उस ट्यूनिंग फोक को किसी भी इंडिविजुअल के
मान लो ये कोई इंडिविजुअल है, उसके जो ब्रेन हेड होता है, इसके हेड के बीचों बीच यहाँ पे ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके रखा जाता है। जब यहाँ रखते हैं तो इंडिविजुअल को जो साउंड है वो दोनों साइड में इक्वल सुनाई देना चाहिए। अगर एक साइड में ज्यादा सुनाई दे रहा है और एक साइड में नहीं सुनाई दे रहा है तो ये जो है लेटरलाइजेशन हो गया। और अगर साउंड का लेटरलाइजेशन होता है तो उसको हियरिंग प्रॉब्लम है। वेबर टेस्ट के अंदर साउंड का क्या हो जाए, लेटरलाइजेशन। लेटरलाइजेशन का मतलब होता है एक साइड में सुनाई दे रहा है, एक साइड में नहीं सुनाई दे रहा है। तो एक साइड में ज्यादा सुनाई दे रहा है, इसका मतलब साउंड का क्या हो गया, लेटरलाइजेशन। और साउंड का लेटरलाइजेशन होना क्या कहलाता है, हियरिंग लॉस को इंडिकेट करता है। ट्यूनिंग वेबर टेस्ट, ट्यूनिंग फॉर्क यूज करते हैं और हियरिंग की प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़े हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आने वाले एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डेली हम अर्ली मॉर्निंग 8:30 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश कि आप जो है लगातार जुड़े हुए रहें और मैक्सिमम लोगों तक इस मटेरियल को पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।